नमस्ते आप सभी को। आपसे हमने वादा किया था कि हम अपनी किताब रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, इस किताब को चैप्टर वाइज आपको बताना चालू करेंगे और इस किताब में क्या क्या है आपको इसकी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए एक एक पेज में एक एक लाइन का अपना एक महत्व है। इससे पहले कि हम इस पूरी की पूरी किताब को चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करें या बिंदु वाइज पढ़ना शुरू करें, हमें सबसे पहले इस किताब में क्या है, किस उद्देश्य से लिखा गया है, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास इसका शीर्षक हो गया। शीर्षक के बाद जो अगला बिंदु आता है आपके सामने, वो आता है इस किताब के लेखक श्री घनश्याम वर्मा जी, जिन्होंने आरबीआई से, वित्त मंत्रालय से, पीएमओ से, पार्लियामेंट्री कमेटीज से जो आरटीआईज लेकर के आए थे, जिनको सिलसिले वाइज एक एक करके हम समझाएंगे कि उस आरटीआई का इस किताब में डालने के पीछे उद्देश्य क्या है और उसका काम क्या है, आप उससे कैसे समझेंगे। बेसिकली इस किताब का उद्देश्य कर्ज मुक्ति अभियान नहीं है। मैं आपको सही बताऊं तो आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि इस किताब का पूरा उद्देश्य यह है कि देश की जनता, पूरे पूरे देश की जनता और बल्कि दुनिया ये देखे कि भारत समेत दूसरे देशों को कैसे लूटा गया है। यानी अगर कोई नेपाल का आदमी जब इस किताब को पढ़ेगा तो उसे एकदम से समझ में आ जाएगा कि कैसे राजशाही जब खत्म होती है, और उस दौर को आप याद करेंगे कि राजशाही के दौरान उस पूरे नेपाल के अंदर, ये तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 15 साल पुरानी, 16 साल पुरानी बात है, 2008 में जब वहां कितना बड़ा गेम खेला इस पूरे के पूरे षड्यंत्रकारियों ने कि वहां के राजा, उसके पुत्र, उसके राजा के भाई, यानी पूरी फैमिली को उन्होंने मार दिया। और फिर ये कहा, क्या क्या कहा कि राजा को उसके भाई ने मार दिया और उसके भाई को उसके पुत्र ने मार दिया और आपस की गोलीबारी में सारे मर गए। मतलब पूरे नेपाल के अंदर उस जो राजशाही परिवार का एक भी वारिस जिंदा नहीं बचा। और फिर उसके बाद इस रॉकफेलर फाउंडेशन और रॉथस्चाइल्ड के पूरे खेल, इस पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बड़े आसानी से यूनाइटेड नेशंस ने खेल खेला और वहां पर लोकतंत्र का ड्रामा चालू किया। आप देखिए, जब राजा का बैंक है उस टाइम पर नेपाल के अंदर एक भी आदमी कर्जे में नहीं है। और आज जब आप देखेंगे जाकर के, मैं तो 2024 में गया था, हमारे साथी हैं वहाँ जेएसएम के, और जब हमने उस नेपाल के उन लोगों से मिले और जब उनसे बातचीत की तो पता चला कि वहाँ जब नेपाल का नेशनल बैंक एस्टैब्लिश हुआ, नेशनल बैंक के एस्टैब्लिश होने के बाद वहाँ पर इसी तरह से ज़मीनों के ऊपर उनको लोन दिए गए, घरों पे लोन दिए गए, और आज कोई व्यक्ति बचा होगा जो आज के टाइम पे कर्जदार नहीं है। और बल्कि जिस वक्त हम वहाँ गए हुए थे उस टाइम पे तो उस गांव के, जिस गांव में हम रुके थे, उस गांव की एक महिला और उसका पति दोनों जेल में थे और पिछले 2-3 साल से जेल में थे। तो उसके लिए प्रयास चल रहे थे कि उसके लिए कुछ ऐसा हो सकता है क्या। मैंने कहा अभी नेपाल का आरटीआई का क्या सीन है वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि जब भारत में आरटीआई बनी होगी तो दुनिया में अलग अलग देशों में उन्हीं दिनों में बनी होगी, क्योंकि ये पूरा खेल इस हिसाब से चलता है कि जो चीज़ यहाँ चल रही होती है पैरेलल में किसी ना किसी कंट्री के अंदर उसी चीज़ को अमली जामा पहनाया जा रहा होता है। तो इसमें घनश्याम वर्मा जी ने पूरा का पूरा रिसर्च का जो मटेरियल है वो उस किताब में रख दिया है, और उनका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि मुझे सह लेखक बनने का अवसर दिया, मौका दिया और सम्मान दिया, कि जो भी थोड़ी बहुत सहायता हम लोग उनकी कर पाए थे इस पूरे के पूरे अभियान में किताब छपने से पहले तक, तो उस को सम्मान देते हुए इन्होंने ये देखा कि भाई, उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया कि भलारा जी, मैं और मतलब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके ऊपर हम इतना ट्रस्ट कर सकें, और अब हम इस पूरी थाती को आपको सौंपते हैं कि हमारे जाने के बाद इसको पूरे समाज में लेकर के जाना अब आपकी जिम्मेदारी है। तो उस पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए हम पूरा जा रहे हैं इधर। फिर जब आप इस पूरे, अरे ये जूम इन हो, चलिए अभी फिर इससे आगे जब आप जाते हैं तो अगले पेज पे जब आप जाएंगे तो हमने इसे कुछ पार्ट यहाँ पर आपको दिए हैं कि अंग्रेजी में इसका नाम, जो कि आपको अमेजन वगैरह पे मिलेगा तो अंग्रेजी में ही नाम मिलेगा,
फिर घनश्याम वर्मा जी से अगर आपको मिलना है तो उनके लिए आप उसके लिए आपको हमने यहाँ पर उनकी मेल आईडी दी है, आप उनको मेल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें भी इस किताब के बारे में देखिए, अब आपको क्या करना है, जब आप ये किताब पढ़ रहे होंगे, ऑफसेट प्रिंटिंग है जिसकी वजह से जो आरटीआईज और दूसरे दस्तावेज हमें आरबीआई से मिले हैं वो जब छपते इस तरह से छपते हैं तो ठीक से छपाई नहीं होती और वो इंक की फैलावट की वजह से उसमें थोड़ा वो धुंधलापन है, तो उसका छोड़ दीजिए, उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा हल्के में, मतलब आप ये लीजिए कि वो वाला प्रिंटिंग बहुत अच्छी है। जैसे आप प्रिंटिंग वाला पार्ट देखेंगे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है प्रिंटिंग में। तो अभी ये हमारे पास वाइट पेपर वाली किताब आ गई है, जो येलो पेपर था ऑफ वाइट वाला वो नहीं है, उससे अगली है। तो इसमें आपको देखना होगा कि ये इस टाइम तक ISBN नंबर नहीं मिला था हमें, तब की ये फाइल है, तब बता रहा हूँ। और drdev.nider@gmail.com ये हमने ईमेल आईडी इसके अंदर दी है कि आप अपना वो पूरा पार्ट देंगे, अपनी पूरी की पूरी जो भी अपना फीडबैक जब आप इसके अंदर देंगे। तो हमने जो जय गुरुदेव बाबा, ये इसलिए इनको हमने कंसिडर किया है, इनको लिया है कि इन्होंने रुपए के मसले पर क्या बोला है जब वो अपने संदेश लिया, और उसमें से मेन संदेश रुपए पर क्या बोला है। अंग्रेजों का राज था, न्याय होता था। मैं आपको इसमें से पढ़ के सुनाता हूं, आपके सामने है, उसमें जो भी एरर होगा उसमें एरर हो सकता है, इसमें नहीं है। अंग्रेजों का राज था, न्याय होता था, उसके अंतर्गत रहते थे, मतलब न्याय के अंतर्गत रहते थे। ये सब परेशानी नहीं थी, यानी जो आज हो रही है। ये मैं 1986 की बात बता रहा हूं। न्याय मिलता था, इतने झगड़े नहीं थे, इतनी चोरी नहीं थी, इस तरह की बेईमानी नहीं थी, यह कुछ नहीं था। यह अंग्रेजों के राज की बात हो रही है। बड़ी सस्ती थी, सस्ती मतलब सस्ताई थी। चांदी का 1 रुपया था, फिर धोखा हो गया। उसी में हम ऐसे रास्ते चले गए, हमारे घर की शांति चली गई, हमारे भाइयों की शांति चली गई, हमारे बच्चों की शांति चली गई, हमारे समाज की शांति चली गई, हमारे देश की शांति, ये सब का सब खत्म हो गई। इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर रख सकती है कि इसमें ग्रामर का एरर है, लेकिन ये हमने एज इट इज कोट लिया है, इसीलिए हम इसमें उनकी किसी कही हुई बात को बदल नहीं रहे हैं। जो उन्होंने बोला, जैसे बोला वैसे है, इसलिए इस एरर को आप वैसे ही समझिएगा। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जब चांदी का रुपया था, उस चांदी के रुपये से जब धोखा हुआ, उसके बाद हमारे घरों की शांति चली गई। ये जय बाबा गुरुदेव ने बोला है। अब इसके बाद जब आपका अगला नंबर आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं इसी विषय के ऊपर, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस पूरे खेल को समझा था हिटलर से मिलकर। हिटलर को आपके सामने बड़ा मतलब अन्याय करने वाला व्यक्ति के तौर पे पेश किया जाता है, पर हम जब ये देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको पूरे देश ने इतना प्यार सम्मान दिया हो, क्या वो व्यक्ति किसी तानाशाह से मिलेगा जाकर के? ऑब्वियसली तानाशाही के लिए तो नहीं मिलेगा। और वो हिटलर से मिलने के बाद आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, आजाद हिंद सेना बनाते हैं और आजाद हिंद रुपया बनाते हैं। यानी उन्होंने कोई तानाशाही का खेल नहीं खेला और एक इंतरिम सरकार के खुद को राज्याध्यक्ष और प्रधानमंत्री, युद्ध एवं विदेश मंत्री अपने आप को उन्होंने घोषित किया और उसको पूरे देश ने माना और उनकी बनाई हुई सरकार, उनके रुपए और उनकी सेना को 14 देशों ने उस टाइम मान्यता प्रदान की और आज भी वो मान्यता ज्यों की त्यों कायम है। उन्होंने इसके ऊपर उन्होंने इस जो ये बातचीत उन्होंने कही है, ये कोट मैं आपको करके पढ़ के सुनाता हूं। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में स्वर्णिम दिन माना जाएगा। पूर्वी एशिया के समस्त भागों के भारतीय स्वतंत्रता लीग के प्रतिनिधि सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की ऐतिहासिक घोषणा सुनने के लिए एकत्रित हुए। खचाखच भरे हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा में कहा, यानी कि ये उस टाइम की बात है जब सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई थी नेताजी ने, उसमें उस घोषणा को सुनने के लिए जो लोग आए हुए थे, वहां रुपए के ऊपर उन्होंने किस पॉइंट पर उन्होंने क्या बोला था इस बारे में, यह होगा। अस्थायी सरकार का यह कार्य होगा कि वह भारत में अंग्रेजों और उनके मित्रों को निष्कासित करे। इसको समझिएगा।
अस्थाई सरकार का यह काम होगा कि वो अंग्रेजों और उनके मित्रों, जो भी अंग्रेजों के मित्र हैं उस टाइम पर, जो जिसको आज आप लोग राष्ट्रीय समलैंगिक संघ बोलते हैं, वो उस टाइम अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे और हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ। जैसे आप गंगू का नाम आपने सुना होगा, वो तो खैर इनका 4 साहिबजादों के केस में आता है, पर जो चंद्रशेखर आज़ाद का जिसने पता बताया था, उसका नाम आप फाइंड करके देखिएगा, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, आप निकाल लीजिएगा, इतिहास में आपको मालूम पड़ जाएगा वो कौन था। वो भी गंगू के ही फैमिली में से कोई था और उन्हीं की फैमिली में से आजकल हमारे देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, वही सत्ता के साथ बैठ के आज बैठे हैं और आज हमारे खिलाफ भी उसी के परिवार के लोग लगे हुए हैं। तो आप उसको ढूंढ लीजिएगा कौन था वो। अस्थाई सरकार का यह भी कर्तव्य होगा कि भारतीयों की इच्छानुकूल और उनके विश्वास की आजाद हिंद की स्थायी सरकार का निर्माण करे। ये उन्होंने बोला कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार उनके विश्वास की आजाद हिंद की स्थायी सरकार का निर्माण करे। नेताजी द्वारा घोषणा का प्रेरणापूर्ण अपील के साथ समापन हुआ। ईश्वर के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर, जिन्होंने भारतीयों को एक सूत्र में बांधकर एक राष्ट्र बनाया, उन स्वर्गवासी वीरों के नाम पर जिन्होंने शौर्य एवं आत्म बलिदान की परंपरा बनाई, हम भारतवासियों से देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने और भारतीय झंडे के नीचे आने का आह्वान करते हैं। यानी उन लोगों को जिन्होंने हम शहादत दी है, जिन्होंने एक राष्ट्र बनाया है, उनके लिए एक भारतीय झंडे के नीचे हम आने का आह्वान करते हैं, मतलब आने वाले टाइम में युद्ध लड़ने और इसके लिए। तो ये घोषणा जो है आज़ाद हिंद सरकार की ओर से साइन था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो राज्याध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री भी थे, युद्ध एवं विदेश मंत्री भी थे, कैप्टन श्रीमती लक्ष्मी महिला संगठन, M.A. अय्यर प्रचार एवं प्रसारण, लेफ्टिनेंट कर्नल A.C. चटर्जी वित्त मंत्री, लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद, लेफ्टिनेंट कर्नल N.S. भगत, लेफ्टिनेंट कर्नल J.K. भोंसले, लेफ्टिनेंट कर्नल गुलजार सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल M.Z. कियानी, लेफ्टिनेंट कर्नल A.D. लोगनादन, लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान कादिर, लेफ्टिनेंट कर्नल शाहनवाज, ये सशस्त्र सेना के प्रतिनिधि, M.A. सहायक सचिव मंत्री स्तर के, और रास बिहारी बोस उच्चतम परामर्शदाता, करीम गनी, देवनाथ दास, D.M. खान, A. येलप्पा, J. थीवी, सरदार ईशर सिंह परामर्शदाता, A.N. सरकार ये कानूनी सलाहकार। ये बताते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उद्घोषणा के बारे में। विनोबा भावे के विचार क्या कहते हैं रुपये के बारे में, ये आपको समझना होगा इस संदर्भ में कि जब आप किसी तथाकथित पढ़े लिखे अनर्थशास्त्री से मिलेंगे, जो अपने आप को अर्थशास्त्री बोलता है, तो वो आपको कहेगा कि रुपए की वैल्यू घट गई, डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू बढ़ गई या घट गई, इस भाषा में वो बात करेगा। तो आपको तब ये बात याद आएगी विनोबा भावे जी की, जो उन्होंने कही है। उन्होंने कहा, पहले हम इसको रेफरेंस देख लेते हैं। 6 अगस्त 1948 को राजघाट पर अपने वक्तव्य में विनोबा भावे कहते हैं, ये आज़ाद होने के बाद की बात हो रही है, जब हम ये कह रहे हैं कि 1947 की अगस्त में जब हम आज़ाद हो चुके हैं, उसके लगभग ठीक 1 साल बाद अपने वक्तव्य में विनोबा जी कहते हैं, पैसे की कीमत रोज बदलती रहती है। इसको समझना, पैसा मतलब उस टाइम पर भी वो इसी तरह से बोल रहे हैं कि पैसे की कीमत रोज बदलती रहती है, वह पैसा पक्की बात क्या कर सकता है। यानी देखो, पैसा जो है वो फिक्स होगी उसकी कीमत, तो ही वो पक्की बात कह पाएगा ना। आज उस रुपए में कितना सामान खरीद रहा है, कल कितना सामान खरीद रहा है। यानी आज हमारा जो रुपया घर में रखा है उससे कुछ सामान आता है, अगले दिन हम कहें कि नहीं भाई सेंसेक्स ऐसा हो गया और अब रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले अब इसी से वही चीज कम आएगी, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ। वो कह रहा है यह पक्की, वह पैसा पक्की बात क्या कर सकता है, वह तो लफंगा है। इन्होंने रुपए, इस पैसे को, जो ये ब्रिटिश रुपया है, इसको उन्होंने लफंगा बोला है। जो आज एक बात कहता है कल दूसरी कहता है और परसों तीसरी कहता है, उसी को तो हम लफंगा कहते हैं ना। वही पैसे की हालत है, उसी पैसे को हमने अपना कारोबारी बना लिया, इसी से हमारी सरकार घाटे में आ गई और लोग भी तंग हो रहे हैं। पैसे की असली कीमत तो कोई है ही नहीं, इसलिए इसकी कीमत चढ़ा और उतरा करती है, यानी जिसको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बोल रहे हैं, डिफ्लेशन बोल रहे हैं। अनाज की वास्तविक कीमत तो ना चढ़ती है ना उतरती है।
आपको 3 रोटी खानी है, उसमें जितना अनाज लगता है उतना ही अनाज लगता है, जितना बीज लगता है उतना ही बीज लगेगा, जितना पानी लगता है उतना ही पानी लगेगा। वो ये इसको इस तरह से बोल रहे हैं। उसकी पोषक शक्ति में तो कमी बेशी हो ही नहीं सकती, वो तो हो तो दूसरी बात है, लेकिन वैसा कम होता है। तो ये शांति यात्रा जो अपनी किताब है उसके पेज नंबर 141 पर उन्होंने, विनोबा जी ने लिखा है, उसका रेफरेंस देते हुए हमने यहां पर लिखा है। आगे एक अन्य स्थान पर भी वो करेंसी को लफंगा करार देते हुए कहते हैं कि रुपया तो लफंगा है, कभी कहता है रुपए में 4 शेर जवारी, कभी कहता है रुपए में 2 शेर जवारी, और ऐसे लफंगे को हमने अपना कारभारी यानी प्रबंधक मैनेजर बनाया हुआ है, इसलिए हमारा जीवन भी वैसा ही बन गया है। आजकल हमारे देहातों का जीवन भी कांचन लोभ के कारण परावलंबी, किसी और के ऊपर निर्भर और दुखी बन गया है। अन्न को छोड़कर जीवन की दूसरी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए देहातियों को भी रुपए की जरूरत होने लगी है। यानी आप देखिए 1948 में वो कह रहे हैं कि अब बाकी जरूरतों के लिए देहातियों को भी रुपए की जरूरत होने लगी है। अर्थात उस टाइम तक गांव देहात में रुपए की जरूरत नहीं होती थी, हम अपने लेन देन को बिना रुपए के ही कर लिया करते थे। और ये दौर तो मैंने भी देखा है, जब हम कुल्फी लेनी हो, बाहर से आए किसी दुकानदार से कुछ लेना हो, गांव में किसी दुकान पे कुछ लेना हो, तो हम मैं अपने खेत से टमाटर तोड़ के लाता था, दुकानदार को देता था, उसका हिसाब करते थे और उसके बदले में हम उससे कोई सामान ले लेते थे। इसी तरह से सब्जी भी मैं लेकर के आता था और दुकानदार को दे करके उसके बदले सामान लेते थे। घर से अनाज के दाने लेकर के जाते थे और उसके बदले में भी हम दूसरा सामान ले लिया करते थे। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि देहातियों को भी रुपए की जरूरत होने लगी है और रुपया प्राप्त करने का एकमात्र साधन है अनाज। उस टाइम रुपया प्राप्त करने का एकमात्र साधन है अनाज, यानी किसान वहां सबसे ताकतवर है उस टाइम पर, जब उसके अनाज के बदले में ही रुपया मिल रहा, बाकी सारी चीजें अनाज के बदले में ही मिल रही है। वह उनको शहरों में लाचारी से मुंह मांगे दाव बेचना पड़ता है। यह उस दौर में अंग्रेजों ने वो दौर ले आए। देहाती लोग अगर अपने जीवन की मुख्य जरूरतें अपने देहात में ही पूरे करेंगे तो लफंगे रुपए की गुलामी से वे मुक्त हो जाएंगे। ये विनोबा के समग्र साहित्य खंड 15 में भाग 1 पृष्ठ 19-20 पे ये लिखा हुआ है। यानी वहां विनोबा भावे कहते हैं कि यदि आपको इस व्यवस्था से पीछा छुड़ाना है तो देहातियों को अपने जीवन की मुख्य जरूरतें अपने देहात में ही पूरी करनी पड़ेंगी। वही बात जनता सरकार मोर्चा बोल रहा है कि भाई हमको अपने घरों में ही इस बात को अपने वहां पर ही करना पड़ेगा। फिर हमने जो कोट लिया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लिया है। ये इसलिए लिया है कि बहुत से अंबेडकरवादियों को भी शायद नहीं पता है इस बात का। जब वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखते हैं तो काले कोट में और कानून की किताब लिए हुए देखते हैं, संविधान को लिए हुए देखते हैं। और उस टाइम क्योंकि वो कानून मंत्री थे तो काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है या काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो कानून के पीएचडी थे, जबकि असलियत ये है कि वो अर्थशास्त्र के पीएचडी थे। यानी उन्होंने जो अपनी पीएचडी की थी वो इकोनॉमिक्स में की थी। और रुपए की समस्या, आप इस किताब को नोट कर लीजिए, रुपए की समस्या, ये एक ऐसी किताब है जिसमें उन्होंने वो सब जो आज हो रहा है हमने इस किताब में दिया है और ये होगा, ये उन्होंने अपनी रुपए की किताब में एक्सप्लेन कर दिया था कि ये रुपया कैसे बर्बाद करेगा देश को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो मानते हैं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नहीं मानते। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है रुपए पर, उसको हमने कभी पढ़ा नहीं। अगर पढ़ लिया होता तो आज वो लोग गरीब और शोषित नहीं होते जो आज अपने आप को गरीब और शोषित बोल रहे हैं, जो आज 5 किलो अनाज फ्री में लेने के लिए लाइनों में लग जाते हैं और अपना अंगूठा देते हैं, अपनी इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, अपना आधार कार्ड और फैमिली कार्ड सारा कुछ दे देते हैं। उस टाइम पर वो ऐसा नहीं होता। तो 26 जनवरी 1950 को हम ये तब बोल रहे हैं, ये संसद में उन्होंने ये बात बोली हुई है जो मैं बोल रहा हूं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा दिए गए भाषण से आइए, वो कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। अंतर विरोध, हमारे आपस में बीच में ही विरोध चालू हो जाए। राजनीति में हम समानता प्राप्त करेंगे और हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। देखिएगा कमाल, राजनीति में समानता का मतलब है कि अमीर से अमीर टाटा बिरला की वोट भी एक आदमी की एक वोट और गरीब से गरीब आदमी की भी एक वोट, ये तो है राजनीतिक बराबरी। लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी।
यानी कि आप सोसाइटी में पैसे वाले को किस नज़र से देखेंगे, किसी पद वाले को किस नज़र से देखेंगे, और अर्थ में किसी को पैसा कितना मिलेगा, किसी को कैसे, जो अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी होगी, वो उसको कह रहे हैं वहां असमानता होगी, वहां अनइक्वालिटी होगी। राजनीति में हम एक आदमी एक वोट और एक वोट एक कीमत के सिद्धांत को पाने जा रहे हैं। हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के अंतर्गत एक आदमी और एक कीमत के सिद्धांत को अस्वीकार करते रहेंगे, ये उस वक्त बोल रहे हैं। प्रतिरोधों के इस जीवन को हम कब तक वहन करते रहेंगे, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह असमानता की स्थिति लगातार बनी रही तो राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। अभी आपको दिखाई दे रहा है ना सब कुछ कि आज राजनीतिक समानता स्वतंत्र खतरे में कैसे पड़ गई है कि जिसके पास पैसा है वो एक बोरी नोटों की भेज देता है गरीब कॉलोनी में, और वहां उस गरीब कॉलोनी का एक ठेकेदार, क्योंकि वहां सामाजिक उनकी सहभागिता इकट्ठी कई मुद्दों पर रहती है, तो वो एक दूसरे की बात मानते हैं, सुनते हैं, तो उस ठेकेदार को पैसा पहुंचा दिया जाता है और ठेकेदार तय करता है कि वोट हमने किसको देनी है। तो वही चीज जो हो रही है, जितनी जल्दी हो सके इस अंतर विरोध को खत्म करना होगा, वरना वे लोग जो इस असमानता को भोग रहे हैं राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे का, जिसे संविधान सभा ने बड़ी मेहनत से बनाया है, उड़ा कर रख देंगे। उस ढांचे को आएगा यहां पर, उस राजनीतिक ढांचे को जिसे संविधान सभा ने बड़ी मेहनत से बनाया है, उड़ा कर रख देंगे। ये उस टाइम पर 1950 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बोल रहे हैं। और ये हम पहले हमने मतलब आगे जब आप आएंगे तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की और डॉक्टर केन की जो बातचीत थी उसको भी हमने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। राजीव दीक्षित जी के विचार इसके बारे में क्या थे? जिस सिस्टम को हम चला रहे हैं वो सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया हुआ है। व्यवस्था मतलब लूटने के लिए, गरीबी पैदा करने के लिए और भूखमरी पैदा करने के लिए। वह हम दुर्भाग्य से वही सिस्टम चला रहे हैं जो अंग्रेज हमें देकर गए थे, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। यह अंग्रेजों की देन है। हमने अपने देश में इसका इन्वेंशन नहीं किया है, ये हमारा सिस्टम नहीं है। हमारी व्यवस्था कबीले की व्यवस्था है, गांव की व्यवस्था है, स्वावलंबन की व्यवस्था है, उत्पादन की व्यवस्था है, खेती की व्यवस्था है, पशुपालन की व्यवस्था है, अपने हाथ से काम करने की व्यवस्था है, पर्यावरण को बचाने की व्यवस्था है, जंगल आधारित व्यवस्था है। ये उसकी बात कर रहे हैं। अंग्रेजों ने यह सिस्टम जो बनाया, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, ना तो वो पार्लियामेंट्री है ना वो डेमोक्रेटिक है, वो 101% अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है। ये उस टाइम पर अपने भाई राजीव दीक्षित कह रहे हैं। उसके बाद घनश्याम वर्मा जी ने आभार व्यक्त किया है जिन जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है, जिसमें उनकी पत्नी निर्मला देवी जी, विनय पुत्र, ज्योति, सभ्या, शालिनी, इनका जिक्र किया है। बाद में भाइयों का जिक्र किया है, खासतौर पे छोटे भाई संतोष वर्मा जी का, और बाद में इन्हीं सब के साथ में अपने जनता सरकार मोर्चा का, विशेष रूप से अर्थशास्त्री संजीव शर्मा जी का, और जितने भी संत महात्मा जिनसे वो मिले उनका, इन सभी लोगों का, समस्त कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद इन्होंने इसमें किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद में पेज नेक्स्ट है। हाँ, इसमें प्रार्थना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजीव दीक्षित, भगत सिंह, उधम सिंह आदि देशभक्तों की व्यवस्था परिवर्तन करके भारत को संपूर्ण आज़ादी प्राप्त करने की जो मनोकामना थी, यानी उन शहीदों की, उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए निकले डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा और जनता सरकार मोर्चा के देशभक्त कार्यकर्ताओं को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वह शहीदों की अंतिम इच्छा यानी व्यवस्था परिवर्तन के कार्य को पूर्ण कर सके। तो यहाँ पर आकर के हमारी प्रस्तावना आती है, और प्रस्तावना बहुत ही धाकड़ है। इस प्रस्तावना को अगर आप भाषण के तौर पे भी पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा समझ कर करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो अभी हम प्रस्तावना वाला पार्ट इसके बाद करेंगे अगले सेशन में। आज का जो सेशन है मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है। तो हम अगले सेशन सेकंड पार्ट में जब हम मिलते हैं, पहला पार्ट आपको कैसा लगा? क्योंकि हमने सिर्फ इसमें लिखी हुई बातों को ही पढ़ा और बताया है, अभी आने वाले टाइम में और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो भी एरर आपको इस पेज के अंदर लगे हों, आपको उसका पेज नंबर और उसमें जो ग्रामेटिकल एरर है वो आप बताइएगा, ताकि हम इसको जब अपना थर्ड एडिशन जब हम लॉन्च करने के लिए जाएं तो तीसरे एडिशन में इसको शामिल कर सकें। तो जितनी भी गलती है उन गलतियों को हम ठीक करेंगे, और जो मिस्टेक्स हैं उनको, और फिर आप आने वाले एडिशंस धीरे धीरे करके हम पूरी तरह से सही कर देंगे। तो
कैसा लगा आपको ये बताइएगा, और आपने पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।